डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरे लिख के दिया है। शायद मुझे कोई बता दे कि इसमें क्या आया है। मुझे तो इसमें ब्लैक या वाइट कलर के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे कि यार अब मैं भी डॉक्टर की तरह एक्सरे देख सकता हूं। तो चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर कई सारे सिम्टम्स में चेस्ट एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यह चेस्ट एक्सरे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो चलिए हम बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। एक्सरे में कुछ एरिया हमें वाइट और कुछ एरिया हमें ब्लैक देखने को मिलते हैं। तो अभी यह वाइट एरिया को एरिया ऑफ ओपेसिटी और ब्लैक एरिया को एरिया ऑफ ल्यूसेंसी कहा जाता है। यह थोड़े बड़े वर्ड्स हो गए। अगर हम यह समझते हैं कि यह वाइट और ब्लैक यह क्यों देखने को मिलता है तो हम आराम से इस वर्ड्स का मतलब भी समझ पाएंगे। जब एक्सरे बीम को हमारे बॉडी में से पास किया जाता है तो हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से वह इजीली पास हो सकता है और दूसरे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें से वो इजीली पास नहीं होता है। तो जिस स्ट्रक्चर्स में से वो इजीली पास नहीं हो पाता है, जैसे कि बोन्स यानी कि हड्डियां, तो उसे हम वाइट कलर की तरह हमें वो दिखाई देने लगता है। अभी जिस स्ट्रक्चर से वो इजीली पास हो सकते हैं वो हमें ब्लैक कलर की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि फेफड़े हमें ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि फेफड़ों में एयर यानी कि हवा होती है जिससे इजीली हमारा एक्सरे बीम पास हो सकता है। अभी चेस्ट एक्सरे के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एपी व्यू और पीए व्यू। अभी यह क्या है यह समझते हैं। एपी और पीए में ए यानी कि एंटीरियर मतलब शरीर का फ्रंट भाग और पी मतलब पोस्टीरियर मतलब शरीर की बैक साइड यानी कि शरीर का पिछला भाग। जब एक्सरे की बीम एक्सरे लेते समय आदमी के पीछे के भाग से आगे की तरफ आती है यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर आती है, तब उसको एक्सरे का पीए व्यू कहा जाता है। पीए मतलब पोस्ट्रो एंटीरियर यानी कि पीछे से आगे की ओर। उसी तरह जब एक्सरे में एक्सरे की बीम आदमी के आगे की ओर से पीछे की तरफ यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाती है, तब उसे एंट्रोपोस्टीरियर व्यू कहा जाता है। चेस्ट एक्सरे मुख्य रूप से आमतौर पर पीए व्यू का ही होता है। आपको भी प्रश्न होना चाहिए कि वो क्यों? क्योंकि पीए व्यू में बीम पोस्टीरियर टू एंटीरियर यानी कि पीछे के भाग से आगे के भाग में आती है और उसमें रिसेप्टर के लिए यानी कि उस एक्सरे बीम को रिसीव करने के लिए एक प्लेट को आगे की तरफ यहां पर ऐसे वो रखी जाती है, जिसकी वजह से प्लेट और हार्ट इन दोनों का अंतर कम हो जाता है। जबकि एपी व्यू में यह प्लेट को बैक साइड पे यहां पर रखी जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और प्लेट इन दोनों का अंतर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है अभी यह मैं समझाता हूं। देखिए, मानिए कि यह एक्सरे बीम है, यह और ये रिसेप्टर साइट है यानी कि एक्सरे की प्लेट है। तो यहां से एक्सरे इस एक्सरे की प्लेट पर पड़ता है, ऐसा हम मानते हैं। अभी मानिए मैं अभी एक मेरे अंगूठे का यानी कि थंब का एक्सरे ले रहा हूं। यहां पर ये जो अंगूठे की साइज है वो जब मैं उसे धीरे धीरे दूर ले जाऊंगा तो वो साइज बड़ी हुई आपको लगेगी। देखिए इस तरीके से। उसी तरह हमारा जो हार्ट होता है वो एपी व्यू में जो आमतौर पर नॉर्मल साइज का होता है वो उससे बड़ा नजर आता है,
क्योंकि एपी व्यू में हार्ट और प्लेट के बीच में अंतर ज्यादा हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का एक्सरे आपके सामने है तो आपको यह मानना चाहिए कि पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, यानी कि आपका जो राइट है वो एक्सरे में लेफ्ट है पेशेंट का, और आपका जो लेफ्ट है वो एक्सरे में पेशेंट का राइट है। अभी जब भी आपको आपके सामने एक्सरे आए तो डायरेक्टली एक्सरे न देखकर आपको सबसे पहले पेशेंट का नाम तथा वो किस डेट पर लिया हुआ है वो चेक करना चाहिए। वो एक्सरे पर ही लिखा हुआ होता है। अभी हमारे पास आने वाला एक्सरे अच्छी क्वालिटी का है या नहीं वो भी हमको चेक करना चाहिए। अगर वो अच्छी क्वालिटी का ना निकले तो फिर उसको दूसरी बार कराने की भी नौबत आ सकती है। तो अच्छी क्वालिटी वाला एक्सरे चेक करने के लिए सबसे पहला है नंबर 1 रोटेशन, नंबर 2 इंस्पिरेशन और नंबर 3 एक्सपोजर। अभी यह तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है रोटेशन। व्यक्ति को एक्सरे फिल्म के सामने स्ट्रेट खड़ा हुआ होना होता है। अगर पेशेंट एक्सरे लेते समय लेफ्ट या फिर राइट थोड़ा सा भी झुक गया तो उसकी वजह से एक्सरे अच्छी क्वालिटी वाला नहीं आता है। अगर हमको पता करना हो कि अच्छी क्वालिटी वाला एक्सरे है या नहीं, यानी कि पेशेंट का एक्सरे वेल सेंटर्ड है या नहीं, तो उसके लिए यहां पर देखिए, यह है स्पाइनस प्रोसेस और यह है क्लेविकल बोन। यह है क्लेविकल बोन का मीडियल बॉर्डर। इन दोनों यानी कि राइट और लेफ्ट क्लेविकल के मीडियल बॉर्डर और स्पाइनस प्रोसेस से समान अंतर पर होनी चाहिए। अगर एक्सरे वेल सेंटर्ड नहीं हुआ, यानी कि पेशेंट अगर एक्सरे निकालते समय अगर लेफ्ट साइड थोड़ा सा रोटेट हो गया तो फिर लेफ्ट क्लेविकल की मीडियल बॉर्डर और स्पाइनस प्रोसेस उन दोनों के बीच का अंतर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का लंग ज्यादा डार्क देखने को मिलेगा। अभी दूसरा है इंस्पिरेशन। इसका मतलब है कि पेशेंट ने एक्सरे लेते समय सही से सांस फूल कर रखी थी या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। तो उसके लिए एक्सरे में हमें रिब्स का 5 से 6 एंटीरियर एंड और 8 से 10 पोस्टीरियर एंड हमें एक्सरे में दिखनी चाहिए। देखिए, यह है वर्टिब्रल कॉलम, उससे यह रिब्स निकल रही है, तो यह है रिब्स का पोस्टीरियर एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तथा यह है रिब्स का एंटीरियर एंड। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यह लंग अच्छे से फूला हुआ है। अभी तीसरा है एक्सपोजर। उसमें हमारा एक्सरे कहीं हाइपर एक्सपोज्ड या फिर हाइपो एक्सपोज्ड तो नहीं है, वो देखना चाहिए। उसके लिए हमारे लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे की मार्जिन थोड़ी सी विजिबल होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा विजिबल हो तो एक्सरे हाइपर एक्सपोज्ड और कम हो तो हाइपो एक्सपोज्ड उसे कहा जाएगा। अभी एक्सरे में चीजें देखने के लिए कई बार थोड़ी सी इमेजिंग भी करनी होती है। देखिए, यहां से एक ऐसा ब्लैक कलर का हिस्सा जो यहां से नीचे की ओर आ रहा है और ये दोनों ओर डिवाइड हो रहा है, यह है श्वसन नलिका, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। वो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। अभी राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस से ट्रेकिया से सीधा ही जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर कोई चीज बच्चे ने एस्पिरेट कर ली यानी कि निगल ली, तो हाई चांसेस है कि वो राइट साइड के ब्रोंकस में जाए
और अगर ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया थोड़ा सा राइट साइड में ही भी होता है। वो बिल्कुल ही वेल सेंटर्ड नहीं होता है, क्योंकि एओर्टिक आर्च ट्रेकिया को राइट साइड की ओर धक्का देती है। इसलिए ट्रेकिया यानी कि श्वसन नलिका थोड़ी राइट साइड होती है। अभी इससे क्या पता चलता है वो हम देखते हैं। तो अगर किसी एक्सरे में आपको ट्रेकिया लेफ्ट साइड देखने को मिले तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि राइट साइड से कोई पैथोलॉजी उसको या तो धक्का मार रही है या फिर लेफ्ट साइड से कोई पैथोलॉजी उसको खींच रही है। अभी हम हार्ट को देखते हैं। हार्ट में हमें यह देखना होता है कि कहीं कार्डियोमेगाली तो नहीं है। कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट का बड़ा हो जाना। कार्डियोमेगाली हमें कई कंडीशंस जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, माइट्रल रिगर्गिटेशन हो, अनीमिया हो या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, तो इन सभी कंडीशन में कार्डियोमेगाली देखने को मिलती है। तो कार्डियोमेगाली हमें है या नहीं, उसके लिए हमें कार्डियोथोरेसिक रेशियो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो देखने के लिए हार्ट की दो बॉर्डर्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस और डायाफ्राम के लेवल पर दो रिब्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो देखना होता है। यानी कि कार्डियक और थोरेसिक इन दोनों का रेशियो देखना होता है। अगर वो रेशियो 0.5 से ज्यादा हो तो फिर हमें कार्डियोमेगाली है ऐसी हम बात कर सकते हैं। लेकिन यह भी हमें जानना जरूरी है कि उसके लिए हमें चेस्ट एक्सरे पीए व्यू का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एपी व्यू का हुआ तो उसमें हमें हार्ट बड़ा ही दिखेगा। अब हम बात करते हैं मीडियास्टिनम की। मीडियास्टिनम मतलब अगर आम भाषा में कहूं तो दो लंग्स के बीच की जगह। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हमारा हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर रोटेट होकर हमारी बॉडी में प्लेस हुआ होता है। देखिए कुछ इस तरीके से। इसमें हार्ट की राइट बॉर्डर राइट एट्रियम बनाता है और लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल तथा लेफ्ट एंट्री एट्रियम का थोड़ा सा पोर्शन बनाता है। अभी राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डालता है। अगर लेफ्ट बॉर्डर की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल तथा लेफ्ट एट्रियम वो तो आपने देख लिया। उसके ऊपर पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक आपको देखने को मिलेगी और उसके ऊपर एओर्टिक नकल। अभी हम डायाफ्राम की बात करते हैं। डायाफ्राम के दो पार्ट है, यह है राइट डोम और यह है लेफ्ट डोम। लेफ्ट डोम राइट डोम से थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि लेफ्ट डोम के ऊपर हार्ट का वेट होता है और राइट डोम को लीवर नीचे से पुश ऊपर की ओर करता है। अभी आप जो यह देख रहे हैं वो है हमारे स्टमक में फंडस पार्ट में आया हुआ गैस का शेडो। इसे स्टमक बबल कहते हैं। यह नॉर्मल एक्सरे में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल के बारे में। कोस्टोफ्रेनिक एंगल यह इस पॉइंट को कहते हैं जहां पर डायाफ्राम और चेस्ट वॉल एक दूसरे को मिलते हैं, तथा कार्डियोफ्रेनिक एंगल मतलब जो एंगल हार्ट और डायाफ्राम इन दोनों के बीच में बनता है उसे कहते हैं। अभी कोस्टोफ्रेनिक एंगल का सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। जब हमारे लंग में पानी भरा हुआ होता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तब यह एंगल सबसे पहले ब्लंट होता है, क्योंकि सबसे पहले पानी लंग के बेस में भरना शुरू हो जाता है। देखिए इस एक्सरे में कोस्टोफ्रेनिक एंगल नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर प्लूरल इफ्यूजन हुआ है। कार्डियोफ्रेनिक एंगल में
हमें यह देखने को मिलता है कि लेफ्ट या फिर राइट कौन सा वेंट्रिकल हमारे हार्ट का बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ हमें एक्सरे में यह भी देखना होता है कि कहीं रिब्स या फिर क्लेविकल बोन इन दोनों में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है। अभी हम 1 बाय 1 एबनॉर्मल एक्सरे देखते हैं और उसमें हमारा नॉलेज अप्लाई करते हैं। तो कुछ एक्सरे आपके सामने यह रहे। देखिए, यह एक्सरे है राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन का। यहां पर देखिए कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट हो चुका है। अभी यहां पर इस प्लूरल इफ्यूजन में कंटेंट में ब्लड, फ्लूइड, पस कुछ भी हो सकता है। वो हमें एक्सरे से बताना मुश्किल है। अभी यह एक्सरे है राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स का। न्यूमोथोरेक्स मतलब जब एयर लीक होकर लंग और चेस्ट वॉल इन दोनों में आ जाती है तो उसे कहते हैं। उससे लंग कोलैप्स हो जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको इमीडिएटली इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेन यानी कि आईसीडी डालनी पड़ेगी। यह एक्सरे है राइट साइडेड लोअर जोन न्यूमोनिया का। इसमें हमें व्हाइट दिख रहा है। जो न्यूमोनिया दिखा रहा है यह व्हाइट प्लूरल इफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कोस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहा है। यह एक्सरे टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस का है। टीबी होने पर यहां पर जो हाइलर लिम्फ नोड आई हुई होती है वो बड़े हो जाते हैं। लंग्स में धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी बनने लगती है। देखिए, यहां पर कैविटी बनी हुई है। तो अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। थैंक यू।